नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। खेल और व्यापार समाचार पर डालेंगे नजर, लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दिशा में देश, पहले वीर बाल दिवस समारोह में बोले प्रधानमंत्री। कहा, दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा नया भारत। कोविड की स्थिति और तैयारियों के संबंध में आईएमए प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक। देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल कल। बोधगया में 5 विदेशी कोरोना संक्रमित। नेपाल के प्रधानमंत्री पद की पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ली शपथ। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दिलाई शपथ। नए मंत्रिमंडल में 3 उप प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड, ज्यादातर जगहों पर तापमान 0 से नीचे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, चूरू में 0 तक गिरा पारा। अमेरिका और कनाडा में बर्फीले आर्कटिक तूफान से 38 की मौत। जापान में भारी बर्फबारी से गई 17 की जान। ऑस्ट्रेलिया में हिमस्खलन के बाद 10 लापता। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अगर सफलता के शिखर पर ले जाना है तो उसे अतीत के संकुचित नजरिए से भी आजाद करना होगा। राजधानी दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सिख गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत की याद के पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके त्याग और उनकी इतनी बड़ी शौर्य गाथा को इतिहास में भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि लेकिन अब नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए विमर्श बताए गए, पढ़ाए जाते रहे जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज और हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। आस्था और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा इसका उदाहरण और क्या हो सकता है। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग अलग कोणों से 15 संतों और 14 रचनाकारों की वाणी समाहित है। इसी तरह आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखर पर ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरिए से भी आजाद होना पड़ेगा और इसलिए आजादी के अमृतकाल में देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्राण फूंका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा अपने साहस से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देता है और इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युवा पीढ़ी भी देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी है। दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों से होती है। हमने इतिहास में देखा है, जब किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं तो कुछ ही समय में उसका भविष्य भी बदल जाता है। और ये मूल्य सुरक्षित तब रहते हैं जब वर्तमान पीढ़ी के सामने अपने अतीत के आदर्श स्पष्ट होते हैं।
युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोल मॉडल्स की जरूरत होती है। युवा पीढ़ी को सीखने और प्रेरणा लेने के लिए महान व्यक्तित्व वाले नायक नायिकाओं की जरूरत होती है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लगभग 300 बच्चों द्वारा किए गए शबद कीर्तन में भाग लिया। केंद्र सरकार ने इसी वर्ष 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के दिन गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने देश में कोविड की स्थिति पर नजर रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज डॉक्टरों और आईएमए के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। वर्चुअल मीटिंग में देश भर के करीब 100 पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टरों से कोविड-19 प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों में डर दूर करने और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उनसे शामिल होने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सतर्क रहना और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना और असत्यापित जानकारी फैलाने से बचना महत्वपूर्ण है। केंद्र के परामर्श को ध्यान में रखते हुए कल विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी ताकि कोविड-19 से जुड़ी किसी भी घटना से निपटने के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित की जा सके। देश में कोविड संबंधित अस्पतालों में भी ये मॉक ड्रिल होगी। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी अपने स्तर पर इसमें हिस्सा लेंगे। जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, पृथक बेड की क्षमता, ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड के साथ ही डॉक्टरों को अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की अधिकतम उपलब्धता जैसे मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दवा कंपनी हेटोरो ने कोविड-19 की ओरल दवा नर्मोट्रेलविर को शुरुआती मंजूरी मिलने की बात कही है। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस से मामूली या मध्यम रूप से संक्रमित उन मरीजों को नर्मोट्रेलविर और रिटोनाविर देने की मजबूत सिफारिश की जिनके अस्पताल में भर्ती होने का अधिक खतरा है। ऐसे मरीज और बुजुर्ग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो या फिर उनका टीकाकरण ना हुआ हो। बिहार के बोधगया में तीर्थयात्रा पर आए 5 विदेशी नागरिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 4 थाईलैंड के और 1 म्यांमार से है। विदेशियों का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस सप्ताह के अंत में परीक्षण किया गया था। इस हफ्ते अब तक कुल 33 विदेशियों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 5 को संक्रमित पाया गया। इनमें से 4 महिलाएं हैं। संक्रमित 35 में से 75 वर्ष की आयु के हैं। इन सभी की हालत स्थिर है और वो जिस होटल में ठहरे हैं वहां उन्हें पृथक वास में रखा गया है। ताजा मामलों के मद्देनजर हवाई अड्डे और गया रेलवे स्टेशन पर परीक्षण तेज कर दिया गया है। चीन में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 महामारी की लहर देखने को मिल रही है। छोटे शहरों और दक्षिण पश्चिम बीजिंग के अस्पतालों के आपात चिकित्सा इकाई मरीजों से भरी है। एम्बुलेंस को ही आपात चिकित्सा कक्ष में तब्दील कर इलाज किया जा रहा है और मरीजों के तीमारदार अस्पताल में एक खाली बिस्तर के लिए दर दर भटक रहे हैं। हालात ये है कि मरीजों को अस्पतालों के गलियारों और जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है क्योंकि बिस्तरों की कमी है। सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद महामारी ने सबसे अधिक विकराल रूप इसी इलाके में लिया। कई दिनों तक घर में रहने के बाद अब कई उबर चुके हैं और युवा अपने काम पर लौट चुके हैं, लेकिन बुजुर्ग अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं और जापान चिकित्सा इकाई पर बोझ है। और बात अब मौसम की कर लेते हैं। कश्मीर में न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। हालांकि अधिकतर जगह तापमान 0 से नीचे ही रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के अंत तक घाटी के मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हालांकि इस सप्ताह हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन भीषण बारिश होने के कोई आसार नहीं। ठंड के कारण कई क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन में पानी जम गया है। डल झील के कुछ हिस्से भी जम गए हैं।
श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। शनिवार रात तापमान 0 से 5.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा था। कश्मीर में अभी चिल्लई कलां का दौर जारी है। चिल्लई कलां का दौर 30 जनवरी को समाप्त होगा और उसके बाद 20 दिन का चिल्लई खुर्द शुरू होगा, जिसमें भी कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी रहेगी। फिर 10 दिन तक चिल्लई बच्चा का दौर रहेगा, तब घाटी में ठंड में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। और दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसका असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ा है, जो कि बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाया रहा। पंजाब के बठिंडा और राजस्थान के बीकानेर में दृश्यता 0 रही, जबकि अंबाला, हिसार, अमृतसर, पटियाला, गंगानगर, चुरू और बरेली में दृश्यता घटकर 50 मीटर और उससे नीचे पहुंच गई। आईएमडी के मुताबिक इन क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक कोहरा छाया रहेगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब, हरियाणा इंक्लूडिंग दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान में टेम्परेचर 4 डिग्री से कम है। इवन नॉर्थ राजस्थान में नियर 0 डिग्री भी है। तो ये कंडीशंस अभी आने वाले 24 घंटों में कंटिन्यू करेगी। उसके बाद हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण प्लेन्स को तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन टेम्परेचर्स को अफेक्ट करेगा। उसके कारण ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्का फुल्का स्नोफॉल रहने की उम्मीद है। तो उसके बाद ये टेम्परेचर्स मिनिमम राइज कर जाएंगे। लेकिन जैसे अगर आप दिल्ली की भी बात करें, आज भी दिल्ली काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, डे टेम्परेचर्स कम है। ये कोल्ड डे के कारण है। कोल्ड डे में हम क्या कंसिडर करते हैं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं वो आपके नॉर्मल से 4.5 डिग्री कम है, तो उस केस में और मिनिमम 10 डिग्री होने चाहिए। तो वो कंडीशंस अभी प्रिवेल कर रही हैं, कल भी थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज भी कंटिन्यू करेगी और इसके बाद अवेट हो जाएगी, बिन खत्म हो जाएगी। और आइए अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आंध्र प्रदेश के श्री शैलम मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही श्री शैलम मंदिर के विकास परियोजना का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति इसके बाद तेलंगाना के सिकंदराबाद जाएंगी, जहां वो शीतकालीन प्रवास के तहत 30 दिसंबर तक राष्ट्रपति निलयम में रहेंगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बात की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में मानवीय सहायता और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तबियत बिगड़ने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान से भारत भेजे गए एक ड्रोन को बीएसएफ ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मार गिराया। सीमा बल ने पंजाब में पिछले एक सप्ताह में कम से कम 3 ऐसे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। भारत का कृषि और संबद्ध वस्तुओं का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीने अप्रैल से अक्टूबर के बीच 11.97% बढ़कर 30.21 अरब डॉलर पर पहुंच गया। कृषि मंत्रालय ने यह जानकारी दी। भारत के कपड़ा उद्योग के लिए शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी पीएलआई योजना के तहत अब तक 1536 करोड़ रुपए का निवेश आया है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पीएलआई योजना के लिए पात्र पाए गए 56 आवेदकों को अनुमति पत्र दिए गए। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 4 दिन से जारी गिरावट पर आज विराम लगा। सेंसेक्स 721 अंक की बढ़त के साथ 60,566 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 208 अंक की तेजी के साथ 18,015 अंक पर बंद हुआ। मुंबई की एक अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में गिरफ्तार वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धृत को 28 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की हिरासत की अवधि 28 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर इलाके में अपने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की घोषणा की है। नई कीमतें मंगलवार से लागू होंगी।
मदर डेयरी ने इस साल 5वीं बार दाम बढ़ाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में पुरुष क्रिकेटरों को मिलने वाले वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के पुरस्कार का नाम दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न के नाम रखा गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की है। और आइए इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. Do you also know that we have fundamental duties? The duty towards our nation, to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। कर्नाटक की बीजेपी नीति सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 8,001 करोड़ 13 लाख रुपए के अनुपूरक अनुमानों की दूसरी किस्त का ब्यौरा सदन में रखा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की गूंज आज विधानसभा में भी सुनाई दी। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश करने की मांग की। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार 1 इंच जमीन के लिए भी लड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष चंद्र कुमार ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी है। इस संबंध में विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी। देश के 13 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने के बाद पुरुष हॉकी विश्व कप की ये ट्रॉफी ओडिशा लौट आई है, जहां अगले महीने टूर्नामेंट होना है। यहां इसका जोरदार स्वागत किया गया। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उन्हें शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड को बधाई दी। चीन ने भी प्रचंड को नेपाल का 44वां प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। काठमांडू में शीतल निवास में हुए एक आधिकारिक समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति ने पुष्प कमल दहल प्रचंड को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 169 सदस्यों का समर्थन दिखाते हुए राष्ट्रपति को पत्र सौंपा था, जिसके बाद उन्हें देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्रचंड की सीपीएन एनसी के पास 32 सीटें हैं, जबकि सीपीएन यूएमएल के 78 सदस्य हैं। तो वहीं प्रतिनिधि सभा में 82 सीटों के साथ नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। प्रचंड ने आश्चर्यजनक रूप से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले 5 दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होकर रविवार को सरकार गठन का दावा पेश किया। नेपाल का लोकतंत्र अभी 14 साल का हुआ है और 10 सरकारें बदल चुकी हैं। और चीन की सेना ने 24 घंटे तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए इस दौरान ताइवान की ओर 71 विमान और 7 पोत भेजे। ताइवान के रक्षा विभाग ने यह जानकारी दी है। चीन ने ताइवान की ओर जो विमान भेजे उनमें 18J-16 लड़ाकू विमान, 11J-1 लड़ाकू विमान, 6 Su-30 लड़ाकू विमान और ड्रोन शामिल हैं।
ताइवान ने कहा कि अपनी भूमि आधारित मिसाइल प्रणालियों के साथ साथ नौसैनिक पोतों के माध्यम से वो चीनी कार्रवाई पर नजर रख रहा है। अमेरिका ने शनिवार को ताइवान से संबंधित अमेरिकी वार्षिक रक्षा व्यय विधेयक पारित करने के बाद चीन ने ये कार्रवाई की। चीन के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में इसे गंभीर राजनीतिक उकसावा करार देने को कहा। यह चीन के आंतरिक मामलों में खुलेआम हस्तक्षेप है। वहीं ताइवान ने इस विधेयक का स्वागत किया और कहा कि यह स्वशासित द्वीप के प्रति अमेरिका के समर्थन को प्रदर्शित करता है। और अमेरिका में बर्फीले तूफान से कम 48 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जगहों पर बर्फबारी में लोगों के फंसे होने से मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से कई इलाकों में घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बत्ती गुल हो गई है। घरों और वाहनों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए और बिजली की तारों को भी नुकसान पहुंचा। तूफान की वजह से कनाडा के पास ग्रेट लेक से मैक्सिको की सीमा से लगे रियो ग्रांडे तक का इलाका प्रभावित हुआ है। मौसम संबंधी सलाह या चेतावनी के दायरे में अमेरिका की करीब 60% आबादी है और रॉकी माउंटेन के पूर्व से एपलैचिन तक तापमान जो है सामान्य से काफी नीचे गया है। विमानों की आवाजाही पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक रविवार को करीब 1707 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई। तूफान ने न्यूयॉर्क के बुफालो में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। आपात सेवाओं में अभियान बाधित हुआ है। बर्फ की मोटी परत बिछी होने के कारण शहर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संपर्क जो है वो फिलहाल बंद किया गया। बुफालो नियाग्रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज बंद रहा। तूफान प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करने में दिक्कतें आ रही हैं। ओहायो में तूफान से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 10 लोगों की मौत हुई है। ओहायो में सड़क पर एक जगह करीब 50 गाड़ियां टकरा गईं। वहीं एरी काउंटी में विभिन्न दुर्घटनाओं में 12 लोगों की मौत हुई। मिसूरी, केंटकी और कंसास में अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई। और जापान में भारी बर्फबारी के कारण 17 लोगों की मौत गई, जबकि 90 से अधिक लोग घायल हो गए। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति ठप है। जापान में पिछले सप्ताह से उत्तरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। राजमार्गों पर सैकड़ों वाहन फंसे हैं, जिससे जापान में सामान आपूर्ति में देरी हो रही है। कई लोग छतों पर से बर्फ हटाते समय गिर गए या छतों से गिरने वाले बर्फ के बड़े बड़े ढेलों के नीचे दब गए। बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में नगरपालिका कार्यालयों ने लोगों से बर्फ हटाने के दौरान सावधानी बरतने और अकेले काम न करने का आग्रह किया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रविवार को हिमस्खलन के कारण 10 लोग लापता हैं। ज्वेर्स कस्बे के निकट लोगों के बर्फ के नीचे दबे होने की आशंका है और करीब 200 बचाव कर्मी उन्हें बचाने की कोशिश में जुटे हैं। हिमस्खलन 2700 मीटर ऊंचे ट्रिटकोफ पर्वत पर ज्वेर्स और लेच एम ऑलबर्ग के बीच हुआ। स्थानीय पर्वतीय बचाव सेवा ने इस हिमस्खलन से खतरे को उच्च श्रेणी में रखा। और रोम में डोनाटो ब्रेमांटे द्वारा डिजाइन की गई एक इमारत में बहुरंगीन कृत्रिम बाल, नियॉन रोशनी और मूर्तियों का उपयोग किया गया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इनके खूबसूरत तस्वीरों के साथ। आप रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संसद टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।